नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास मैसेज के रूप में आ रहे हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से हैं जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हुई है या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है उसमें 25 मार्क्स तो आपके इंटरनल हैं, जो आपको आपकी कॉलेज की अटेंडेंस, कॉलेज में जो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जो क्लास टेस्ट देंगे, उसके बेस पर मिलेगा। और बाकी 75% मार्क्स जो आपके होंगे वो आपके एग्ज़ाम के बेस पे मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो टीचर्स हैं, जो एग्ज़ामिनर्स हैं, वो भी जानते हैं कि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रहता है, कोई हार्ड मार्किंग नहीं होती है। घबराइए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक क्वेश्चन बार बार आप पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, जो अभी तक चलता आया था एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें एक पैसेज आता था एक्सप्लेनेशन के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे, यानी डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था। लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। तो कोविड-19 अगर इस साल भी रहता है आपके एग्ज़ाम के टाइम तक, तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, और अगर नहीं रहता है तो डेस्क्रिप्टिव होगा। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है, सारी यूनिट्स को आप पढ़ेंगे, तो किसी भी पैटर्न का एग्ज़ाम हो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने पूरी मेहनत के साथ आप अपनी स्टडीज़ शुरू कीजिए। यूनिट 4th, 5th और 6th मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपकी। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम स्टार्टिंग से करवाइए, फर्स्ट यूनिट से करवाइए, तो आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। हालांकि मेरा इरादा ये था कि पहले टेक्स्ट को ख़त्म करते। एक यूनिट और रह गई है जिसमें टेक्स्ट है। आपकी जो यूनिट 7th है उसमें वर्जीनिया वुल्फ का है, प्रोफेशन फॉर विमेन, और एपीजे अब्दुल कलाम का है, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, अमर्त्य सेन का है, टैगोर एंड हिज इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का है, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। तो मैं चाहती थी कि पहले ये टेक्स्ट भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो जो आपकी यूनिट 1 है उसमें एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, जो अमेरिका का लिटरेचर है उसको अमेरिकन लिटरेचर बोलते हैं, इंग्लैंड का लिटरेचर है उसको इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर है उसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, नेटिव लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है। लेकिन इंडिया में जो लिटरेचर लिखा जाता है इंग्लिश में, उसको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर ना बोल के, या इंडियन लिटरेचर ना बोल के इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। एक और क्वेश्चन जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके कि मैम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक खरीदें। देखिए, आप जिस भी शहर में हैं उसमें आपको बीए पार्ट 1 की बुक्स अवेलेबल हैं, हर शहर में पब्लिश हो चुकी हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी बुक्स आ चुकी हैं। तो कोई भी बुक आप लीजिए, बस टेक्स्ट ज़रूर हो उसमें होना चाहिए आपका। हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के लिए बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं आगरा के, उन्होंने पब्लिश की हुई हैं बुक्स, जो कि सभी जगह अवेलेबल हैं। हमारी मथुरा में भी अवेलेबल हैं, आगरा में अवेलेबल में, मतलब जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं तो वहाँ सभी जगह बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप बस ये देखिए कि टेक्स्ट ज़रूर हो उसमें। चलिए देखते हैं, द जर्नी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वेयर इट ऑल बिगिन, यानी इंग्लिश की जो यात्रा है इंडिया में, आखिर शुरुआत कैसे हुई, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एग्जिस्टेंस में कैसे आया। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट इन इंडिया बाय वास्को ड गामा also paved the way for the introduction of English in the subcontinent in 1498. तो द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट,
हालांकि देखिए बुक में काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, अच्छी लैंग्वेज में, फिर भी मैं आपको एक बार हिंदी में बता दे रही हूँ जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाएँ। अगर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जनरली आपको कमेंट लिखने को आएगा कि आप जर्नी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस पर कमेंट लिखिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको। तो द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट, डिस्कवरी खोज, ऑफ द सी रूट समुद्री रास्ते की, टू इंडिया भारत के लिए, बाय वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने सी रूट की खोज की थी इंडिया के लिए। ऑल्सो पेव्ड द वे, उसने रास्ता तय किया, तैयार किया, पेव तैयार करना, द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के परिचय का, इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब उपमहाद्वीप में, इन 1498। तो जब वास्को डिगामा भारत आया तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आप इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ पहले एक ही था, एक ही देश था, तो ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। इसमें इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ वास्को डिगामा के आने के साथ। हाउएवर, लेकिन इट वॉज नॉट अंटिल द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी तक, व्हेन, जब, द मुग़ल एम्पायर वॉज इन डिक्लाइन, यानी मुग़ल एम्पायर का पतन हो रहा था 18वीं शताब्दी में, तब तक ऐसा नहीं हुआ। एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हैड एस्टेब्लिश्ड अ फुट होल्ड इन इंडिया। तो एस्टेब्लिश्ड अ फुट होल्ड मतलब उसने पैर जमाए इन इंडिया, भारत में, दैट इंडियाज़ लव अफेयर, कि भारत का जो लव अफेयर है विद द इंग्लिश, इंग्लिश के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बिगेन, शुरू हुआ। तो भारत का जो लव अफेयर है, यानी भारत का जो इंट्रोडक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, कब शुरू हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाए भारत में, और वो कब हुआ? मुग़ल एम्पायर के पतन के बाद। इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश थी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत की भाषा थी, संप्रेषण की भाषा थी। फॉर द मिलिट्री, यानी सेना के लिए, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस कार्यकाल के दौरान, इस समय के दौरान, इस अवधि में इंग्लिश ही कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी। विद द कंसोलिडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटीज़, यानी जब कंसोलिडेट मतलब मजबूत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप मजबूत हुए, कंसोलिडेट मीन्स मजबूत होना, इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, एफर्ट्स टू टीच इंग्लिश इन द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट बिगेन। तो एफर्ट्स, प्रयास, टू टीच, पढ़ाने के, इंग्लिश, इन द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण एशिया के सब कॉन्टिनेंट में बिगेन, शुरू हुए, उपमहाद्वीप में। क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 1759, तो क्रिश्चियन मिशनरीज पहले कब आए इंडिया में? 1759 में। एंड द 1787 डिस्पैच लॉर्डेड रेवरेंड स्टुअर्ट्स एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, और ये 1787 में ये थे स्टुअर्ट्स, इन्होंने, ये लिंग्विस्टिक स्कॉलर थे, और इन्होंने इंग्लिश स्कूल्स एस्टेब्लिश किए इंडिया में। तो एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इन्होंने एफर्ट्स किए, प्रयास किए भारत में स्कूल्स स्थापित करने के, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। दस, इस प्रकार बाय द मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19वीं शताब्दी तक, द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, दोनों का ही मतलब होता है उद्देश्य, ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी पढ़ाने के, व वेरी क्लियरली आउटलाइंड, बड़े स्पष्ट रूप से आउटलाइन किए गए, यानी कि स्थापित किए गए उद्देश्य। ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग दौरान, द रिमाइंडर बाकी, ऑफ कॉलोनियल रूल यानी कि औपनिवेशिक शासन के, देयर वर अ फ्यू लैंडमार्क्स,
कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, मील के पत्थर थे इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के, सच एज, जैसे कि इन 1857 यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड, यानी 1857 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई, यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। सेलेक्टिव एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग वर प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो सेलेक्टिव एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी शिक्षा दी गई और प्रशासन करने की ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया इंग्लिश में। यानी अब जो एजुकेशन दिया जाना था और जो प्रशासन की ट्रेनिंग दी जानी थी, जो प्रशिक्षण दिया जाना था, वो सारा काम यानी ऑफिशियल वर्क सारा इंग्लिश में होने लगा। द रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, और ये एक रिजोल्यूशन पास हुआ था एजुकेशन पॉलिसी पर 1913 में। तो ये लैंडमार्क्स थे, ये सब मील के पत्थर थे जिन्होंने इंग्लिश को आगे बढ़ाया, इंग्लिश को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता के बाद, द परसेप्शन ऑफ इंग्लिश, परसेप्शन मीन्स देखना, मानना, ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का, यानी अंग्रेजी को माना जाना एज एन एलियन पावर बेस, एलियन विदेशी, पावर ताकत, बेस आधार, यानी कि अभी तक इंग्लिश को एक विदेशी ताकत का आधार माना जाता था, तो ये परसेप्शन शिफ्ट हो गया यानी बदल गया। अकॉर्डिंग टू कचरू, ये भी एक लिंग्विस्टिक स्कॉलर हैं, तो इनके अनुसार इंग्लिश नाउ हैज़ डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेशनल एंड इंटरनेशनल फंक्शंस, यानी इंग्लिश अब डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, नेशनल राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय फंक्शंस कार्य करती है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश हैज़ गेन्ड, इंग्लिश ने प्राप्त कर लिया है अ न्यू पावर बेस, एक नया ताकत का आधार, एंड अ न्यू एलिटिज्म, और एक नया, एलिट होते हैं संभ्रांत लोग या संभ्रांत वर्ग, तो एलिटिज्म यानी एक नई सभ्यता, एक नया संभ्रांत आधार प्राप्त कर लिया है, यानी सब संभ्रांत लोगों की भाषा हो गई है इंग्लिश। ये साइटेशन है, यानी कि ये इसको कोट किया गया था इस बुक में। द 20th सेंचुरी सॉ सिग्निफिकेंट एडवांसेस, द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी ने सॉ देखा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एडवांसेस कहिए कि प्रगति, एडवांस प्रगति होती है, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक में, इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है 20th सेंचुरी में। विच इनेबल्ड मैनी न्यू वेज, विच जिसने कि, इनेबल्ड मीन्स समर्थ किया, मैनी बहुत सारे, न्यू वेज नए तरीके, ऑफ शेयरिंग मीन्स बांटने के, इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग बिजनेस यानी इंफॉर्मेशन शेयर करने के, सूचनाएं शेयर करने के, एंड कंडक्टिंग बिजनेस और व्यापार करने के, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नए एडवांसमेंट्स हुए हैं, जो नई तरक्की हुई है, उसकी वजह से नए तरीके आए हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, जैसे हम और आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, और बिज़नेस करने के नए तरीके आए। अब इंटरनेशनल लेवल पे नए तरीके से बिज़नेस होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो ये सब नए तरीके हैं। द इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल व्यावसायिक एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप ऑफ इंडिया, भारत के, नेसेसिटेटेड यानी उन्होंने आवश्यक बना दिया, द एक्विजिशन मीन्स प्राप्ति, एक्वायर करना, ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में प्रोफिशिएंसी मतलब दक्षता। तो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अपनी बात कहनी है, या फिर बिजनेस करना है, तो आपको क्या होना चाहिए
प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको दक्षता होनी चाहिए इंग्लिश में। एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कोई भी काम करना है या कहीं आपको जॉब भी हासिल करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नाउ अब इंग्लिश वॉज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी इंग्लिश केवल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस यानी कि जो प्रशासक वर्ग है केवल उसकी भाषा नहीं है, एंड पॉलिसी मेकर्स, और जो नीति निर्माता हैं यानी पॉलिसी बनाने वाले, नीतियाँ बनाने वाले लोगों की भाषा नहीं है, बल्कि इट हैड ऑल्सो बिकम, ये बन चुकी है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, यानी बिजनेस की, व्यापार की और कॉमर्स व्यवसाय की भाषा बन चुकी है। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी दूसरी भाषा के रूप में, एट ऑल एजुकेशन लेवल्स, सारे एजुकेशन लेवल्स पर, यानी जितने के शिक्षा के लेवल्स हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, और कॉलेजेस में तो पढ़ाई ही जाती है। तो आजकल इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सभी लेवल्स पर पढ़ाई जाती है, सभी स्तरों पर पढ़ाई जाती है, इन ऑल इंडियन स्टेट्स, सभी भारतीय राज्यों में। हालांकि हम कहते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां हिंदी समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन इंग्लिश पूरे इंडिया में लोगों को समझ में आती है, तो पूरे इंडिया में इसको पढ़ाया भी जाता है। एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, और इसको वाइडली, विस्तृत रूप से एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाता है, एज द प्राइमरी मीडियम, प्राइमरी प्राथमिक, मीडियम माध्यम, ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण का, इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में। हायर एजुकेशन में चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, जो एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक्स तो स्पेशली इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, तो हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो तो नेसेसरीली, मैंडेटरी एक इंग्लिश मीडियम ही हो चुका है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि आधिकारिक भाषा है, ऑफ, बुक में दिया था 2 ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, लेकिन 2 नहीं, ज़्यादा प्रदेशों की है, तो इसलिए मैंने ये 2 काट दिया है। तो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स यानी ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, जिनमें कि मेघालय एंड नागालैंड, तो इसमें बुक में केवल मेघालय और नागालैंड का नाम दिया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सिक्किम की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके अलावा चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। त्रिपुरा में बंगाली और इंग्लिश है, वेस्ट बंगाल में बंगाली और इंग्लिश है। तो कई सारे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनमें कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। और हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि हमारा अपना यूपी है, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल काम हमारे यहाँ इंग्लिश में ही होते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच बेस, यानी भारत का एक समृद्ध आधार है, ऑफ वर्क, काम का, क्रिएटेड, जो कि पैदा किया गया है, बनाया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, बाय सम रिमार्केबल माइंड्स, कुछ रिमार्केबल, उल्लेखनीय, माइंड्स, मस्तिष्कों द्वारा, यानी कि कुछ उल्लेखनीय लोगों के द्वारा, हस्तियों के द्वारा, विच बिकेम, जो कि बन गए, एन इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग, ऑफ द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के, इन मैनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज में, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, बीए हो, एमए हो, तो उसका पार्ट बन गए हैं,
ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट लगभग लाइक एवरीथिंग, हर चीज़ की तरह, द जर्नी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ी की यात्रा इन इंडिया, भारत में, वॉज अ वेरी एंटाइसिंग वन, बड़ी ही आकर्षक रही है, एंड टुक अ कल्चरल ट्विस्ट, और उसने एक सांस्कृतिक मोड़ लिया, विद मैनी नोबल ऑथर्स, बहुत सारे श्रेष्ठ लेखकों के साथ, एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो पूरी संसार को प्यार करते हैं, सारी मानवता को प्यार करते हैं, तो मानवता के प्रेमी लोग, यूजिंग, जिन्होंने उपयोग किया, द वाइड बेस, वाइड विस्तृत बेस आधार को, टू स्प्रेड फैलाने के लिए, इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर, भारत की विविध संस्कृति को, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, तो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, यानी लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए, हमारे पास जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश को यूज़ करके बहुत सारे हमारे ऑथर्स ने, फिलेंथ्रोपिस्ट लोगों ने इंग्लिश का यूज़ करके भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। अब देखते हैं द राइज ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ सिंसियर एफर्ट, तो ये एक सिंसियर एफर्ट है, यानी कि बड़ा निष्ठावान प्रयास है, टू शो केस, दिखाने का, द एवर रेयर जेम्स, जो रेयर जेम्स मतलब कि दुर्लभ जो जेम्स हैं, जो हीरे हैं, ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी भारत में जो इंग्लिश में लिखा गया है उनको दिखाने का, फ्रॉम बीइंग अ सिंगुलर एंड एक्सेप्शनल, यानी सिंगुलर एकमात्र, एक्सेप्शनल मतलब कि असामान्य, जो कि कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, एक्सेप्शनल, रादर ग्रेजुअल इंडाइजिनस फ्लेयर अप, रादर अपेक्षाकृत, ग्रेजुअल यानी जो धीरे धीरे चलता है, शनय शनय, इंडाइजिनस मतलब कि ओरिजिनल, मौलिक, फ्लेयर अप उड़ान, ऑफ जीनियसेस यानी कि मतलब कि प्रतिभाओं की, इंडियन राइटिंग हैज़ इवॉल्व्ड, इंडियन राइटिंग मीन्स इवॉल्व मीन्स विकसित होना, तो विकसित हुई है, इनटू अ न्यू फॉर्म, एक नई फॉर्म में, एक नए आकार में, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का, एंड वॉइस और आवाज़ का, विद विच जिसके साथ, इंडिया रेगुलरली कन्वर्सेस, भारत नियमित रूप से बात करता है, यानी संसार के साथ बात करता है। तो हम पूरी दुनिया को अपनी बात कैसे कह के बताते हैं, अपने बारे में कैसे बताते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से, इंग्लिश में लिखकर हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं। पोएट्स, नॉवेलिस्ट, कवि और उपन्यासकार, एसेइस्ट यानी कि निबंधकार, एंड ड्रामेटिस्ट और नाटककार, फ्रॉम इंडिया, भारत से, हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस, तो उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं सबने। कंट्रीब्यूशंस योगदान, ऑफ राइटर्स लेखकों के, लाइक जैसे कि श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, के एस वेंकटरमणी, भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय एंड नयनतारा सहगल हैव सेट द बेस, तो इन लोगों ने सेट द बेस मतलब नींव रखी है, ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य की, रेफर्ड टू इवन टुडे, यानी इस नाम से इसको रेफर किया जाता है, इस नाम से उल्लेख किया जाता है, ये जो लिटरेचर है उसको इंडियन लिटरेचर या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से रेफ़र किया जाता है। तो इन लोगों का खासा योगदान रहा है, खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक एक करके हम इन ऑथर्स को पढ़ेंगे। देयर वर्क्स, उनके काम ने, यानी उनके जो लेख हैं, उनका जो रिटन वर्क है उसने, रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित करना होता है, लेकिन यहाँ परावर्तित करना न कह के हम कहेंगे कि मतलब शो किया है, दिखाया है, प्रदर्शित किया है,
एंड डेलिबरेटेड और वर्णन किया है ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, यानी विस्तृत श्रृंखला मुद्दों की। इश्यूज मुद्दे होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, सच एज जैसे कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, सोशल रियलिज्म ये भी एक विशेष प्रकार का लिटरेचर है, सामाजिक वास्तविकता जिसमें सलमान रश्दी का नाम बहुत महत्वपूर्ण राइटर के रूप में लिया जाता है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कि व्यक्तिगत चेतना, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं लिटरेचर में इनकी में। दिस लिटरेरी मूवमेंट, ये जो साहित्यिक आंदोलन है, वॉज स्ट्रेंथेंड, इसको ताकत दी गई बाय द मैसिव आउटपुट। मैसिव मीन्स विशाल, बहुत ज़्यादा विस्तृत, आउटपुट यानी जो लेखन किया गया, ऑफ नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकारों के द्वारा, एंड डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ, और इस आंदोलन ने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया यानी अपने आप को अलग से स्थापित किया एज अ रिमार्केबल फोर्स। रिमार्केबल उल्लेखनीय, फोर्स ताकत, तो एक उल्लेखनीय ताकत के रूप में इन वर्ल्ड फिक्शन, जो ग्लोबल फिक्शन है यानी पूरे संसार में जो फिक्शन लिखा जाता है, जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं, जो स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, तो उनमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है इंडियन इंग्लिश फिक्शन ने। द स्ट्रगल, संघर्ष, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, वॉज अ माइटी एंड मोमेंटस मूवमेंट, वो एक बड़ा ताकतवर और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। दैट स्वेप्ट, जिसने हिलाकर रख दिया, बदल कर रख दिया, द एंटायर नेशन, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, एंड हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, और एक बड़ा प्रभाव डाला ऑन द लिटरेरी फ्रेटर्निटीज सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी जो लिटरेरी फ्रेटर्निटी थी, जो साहित्यिक लोग थे, साहित्यिक वर्ग था, उसके सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस यानी राष्ट्रीय चेतना की भावना पर। तो जो लेखक थे, जो राइटर्स थे, उनमें एक राष्ट्रीय चेतना की, नेशनल कॉन्शियसनेस की एक फीलिंग डेवलप हुई और उनके राइटिंग्स में वो रिफ्लेक्ट हुई, वो दिखाई दी। दस, इस प्रकार द ल्यूसिड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तो देखिए ल्यूसिड का मतलब होता है इंटेलिजिबल, यानी कि जो बोधगम्य है, जो समझ में आए, लोग अपने आप को उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, अपने आप को उसे कनेक्ट कर पाएँ, तो इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन। तो बोधगम्य वर्णन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम का, फीचर्ड images of awakened Indians seeking to reclaim their freedom from the Britishers' grueling and torturous regime। तो फीचर्ड मतलब चित्रित किया, दिखाया, इमेजेस यानी तस्वीरें, ऑफ अवेकन्ड इंडियंस, अवेकन्ड यानी कि जागृत, इंडियंस भारतीयों की, सीकिंग जो कि तलाश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, टू रिक्लेम मतलब वापस पाने की, देयर फ्रीडम अपनी आज़ादी, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों के ग्रूलिंग एंड टॉर्चरस रेजीम, तो मतलब कि अत्याचारी और निर्दयी रेजीम, राज्य से, तो ब्रिटिशर्स का जो अत्याचारी राज्य था उससे अपनी फ्रीडम को वापस पाने की कोशिश करते हुए लोगों की इमेजेस दिखाई गई थी इस लिटरेचर में, जो कि इंडियंस के द्वारा लिखा जा रहा था। द जॉय ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस, द जॉय खुशी, ऑफ अचीविंग प्राप्त करने की, इंडिपेंडेंस आज़ादी, वॉज एब्रप्टली शटर्ड, एब्रप्टली अचानक से, शटर्ड मतलब कि बिखर गया, जो खुशी मिली थी आज़ादी पाने की वो अचानक से बिखर गई, बाय द हॉरिफाइंग एंड ट्रोमेटिक पार्टीशन, हॉरिफाइंग भयानक, ट्रोमेटिक मतलब पागल कर देने वाली, दिमाग को परेशान कर देने वाली
पार्टीशन यानी विभाजन ऑफ 1947, यानी 1947 में हमको आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही हमारे देश का विभाजन हो गया, और उस विभाजन की जो विभीषिका थी उसने आज़ादी की खुशी को फीका कर दिया, क्योंकि इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, इतनी मारकाट मची, और वो जो सारी मारकाट थी, वो जो दंगे थे, वो सब फीचर करने लगे लिटरेचर में। आप देखें बहुत सारा लिटरेचर है इस तरह का, जैसे कोर्तरन एल हैदर का आग का दरिया है, आप अमृता प्रीतम के नॉवेल्स पढ़िए, पिंजर मूवी तो आप सबने देखी होगी, क्या हाल हुआ था पार्टीशन के टाइम। तो इन सब चीज़ों को फीचर किया गया लिटरेचर में, ये सारी चीज़ें लिटरेचर में दिखाई दी, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बन गई। द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस, ट्रेजिक यानी कि बड़े दुखद, कंसिक्वेंसेस परिणाम, एंड पार्टीशन और जो विभाजन है, सच एज लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो पार्टीशन के जो कंसिक्वेंसेस थे, जैसे कि लार्ज स्केल माइग्रेशन यानी बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को गए, पलायन हुआ। रेकलेस लूटिंग, रेकलेस मतलब बिल्कुल स्वच्छंद टाइप से लूट हुई, लूटपाट मची, कोई भी किसी का भी सामान उठा ले गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एंड मर्सीलेस मास्कर्स, मर्सीलेस यानी निर्दयतापूर्वक, मास्कर्स लोगों को मारा काटा गया, नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ। वर डेपिक्टेड, और इनका वर्णन किया गया बाय द राइटर्स, लेखकों के द्वारा, इन देयर वर्क्स, अपने लेखों में यानी अपने रिटन वर्क में। विच कैप्चर्ड द रीडर्स इंटरेस्ट, और इस लेखन ने, विच जिसने कि कैप्चर्ड जकड़ लिया, द रीडर्स इंटरेस्ट पाठकों के रुचि को, एंड इमेजिनेशन और कल्पना को। एंड इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, और जो भारतीय अंग्रेजी उपन्यास थे, बिगेन टू डेमोन्स्ट्रेट, वो दिखाने लगे, इट्स स्टोरी, अपनी कहानी, टू द ग्लोबल लिटरेरी सिनेरियो, यानी पूरी दुनिया का जो साहित्यिक दृश्य था उसमें भारतीय कहानियाँ दिखाई देने लगीं नॉवेल्स के रूप में। ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें क्या दिखाई देने लगा, पूरब और पश्चिम का संघर्ष। मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद, यानी कि कल्चर्स का एक दूसरे पर प्रभाव क्या होता है, एक दूसरे से टकराती हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, वो मल्टीकल्चरलिज्म में आता है। सोशल रियलिज्म यानी कि सामाजिक यथार्थवाद। जेंडर इश्यूज़, जिसमें कि फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि जेंडर इश्यूज़ सामने आए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो जेंडर्स, इनके क्या रिलेशंस होने चाहिए, किस तरीके से रिलेशंस होने चाहिए, स्त्रियों को जो एक दोयम दर्जे का प्राणी माना गया है, इंसान माना गया है, तो वो इश्यूज सामने आने लगे फेमिनिज्म के रूप में। कॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, कॉमिक मतलब कि यानी कि हास्यपूर्ण पहलू ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति के। इकोलॉजिकल कंसर्न्स, मतलब कि अपने वातावरण के प्रति चिंताएं, जैसे कि ओजोन लेयर की चिंता होती है हम लोगों को, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, ये भी साहित्य में दिखाई देते हैं। मैजिकल रियलिज्म यानी कि जादुई यथार्थवाद, ये जो टर्म है मैजिकल रियलिज्म, ये बेसिकली पेंटिंग से रिलेटेड था, बाद में इसको लिटरेचर में अप्लाई किया गया। और इसमें जो नाम आता है, गुंटर ग्रास का नाम आता है, सलमान रश्दी का नाम आता है, और ये जो फिक्शन है इसमें कुछ कैरेक्टर्स रियलिस्टिक होते हैं, फैंटास्टिक होते हैं, और वो जक्सटेपोज यानी साइड बाय साइड रखे होते हैं, फैंटास्टिक और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। देन डायस्पोरिक राइटिंग है। डायस्पोरिक राइटिंग उस राइटिंग को बोलते हैं जिसमें कि जैसे कि इंडिया से कुछ राइटर्स जाकर अमेरिका में बस गए, लंदन में बस गए, विदेशों में जाकर बस गए और वहाँ जाकर इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो वो डायस्पोरिक राइटिंग कहलाता है। एज वेल एज अदर टॉपिक्स बिकेम पॉपुलर, तो इसके साथ दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स
बिकेम पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय हो गए अमंग पोस्ट इंडिपेंडेंट राइटर्स, यानी आज़ादी के बाद के जो लेखक हैं उनके बीच। तो देखिए, आप इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानते हैं कि ये जो निकली है बेसिकली रिलीजन से निकली है कि जो चर्च होते थे, चर्च में प्लेज होते थे, ड्रामाज होते थे, और वहाँ से फिर लिटरेचर आगे बढ़ा। और आप ग्रीक लिटरेचर के बारे में देखें तो वो भी एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों से निकला हुआ लिटरेचर है। संस्कृत लिटरेचर को देखिए, वो भी धार्मिक अनुष्ठानों से निकला हुआ लिटरेचर है। लेकिन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये फ्रीडम स्ट्रगल से निकला हुआ लिटरेचर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में इंग्लिश लिटरेचर को जन्म देने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जिन्होंने यहाँ इंग्लिश स्कूल्स एस्टेब्लिश किए, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने कि इंग्लिश में लिखा, और फिर उन ऑथर्स को जाता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर एक्सप्रेस किया। तो ये इंट्रोडक्शन था कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कैसे अस्तित्व में आई। आपके पास अलग कोई दूसरी बुक है, उसमें अलग तरीके से इंट्रोडक्शन दिया होगा, लेकिन बेसिक यही है। और आप चाहें तो 2-4 फ्रेंड मिलकर अलग अलग बुक्स खरीद लें और उन सभी से पढ़ के एक बार तैयार कर लें। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम श्री अरबिंदो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।